हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स आबू चल रहा था, और उसी आबू टॉपिक में अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अगर बात करें थोड़ा सा पिछले क्लासेस की, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि थोड़े से मैंने संक्रियाओं के बारे में बताया था, ऑपरेशंस ऑफ सम मैट्रिक्स बताया था। ठीक है, उसमें बताया था कैसे आप जोड़ते हैं, कैसे आप मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को घटाते हैं, और कैसे आप किसी भी एक मैट्रिक्स में किसी भी अचर का गुणा करते हैं, अदिश का गुणा करते हैं, स्केलर का कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, वो उसमें आके कैसे प्रभाव दिखाता है अपना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई थी। और मैंने कहा था कुछ चीज़ें बच गई हैं, वो चीज़ें मैं अगले उसमें बता के मैं आगे बढ़ूंगा। तो बस ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा सा और आप समझ लिए थोड़ा सा बेस क्या है। तो अगर आप समरी समझेंगे चैप्टर की, तब आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो ठीक है, तो मैं इसीलिए वही आपको समझाता हूँ। तो अब बेटा क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको अगर बात करें हम उसकी, अगर पीछे हम अगर वेक्टर की बात करें, तो मैं आपको पढ़ाया करता था कि कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाता था। ठीक है, क्रमनिर्णय नियम पढ़ाता था, एसोसिएटिव लॉ पढ़ाता था। तो ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे आव्यूह में भी होता है कि अगर दो आव्यूह हैं, जुड़ रहे हैं, तो क्या उनमें कम्यूटेटिव लॉ लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ लगता है कि नहीं लगता है, उसमें एसोसिएटिव लॉ लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, तो जरा इसी पे चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं आव्यूहों के योग के गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। समझ गए? हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या होता है कि जब कोई हमें दो आव्यूह दे दिए जाते हैं, जब उनको हमको जोड़ना होता है, एडिशन करना होता है, ऐड करना होता है, तो क्या होता है कि अगर ये क्या करते हैं, ये पहले करते हैं ये योग के सहचर्य नियम का, किसके, सॉरी, क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम का बेटा ये लोग पालन करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब ये जो होते हैं दो आव्यूह अगर जुड़ रहे हैं, तो कॉम्यूटेटिव लॉ का क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक कोई आव्यूह है ए और कोई दूसरा कोई आव्यूह है बी अगर जुड़ेगा, तो ए प्लस बी अगर जुड़ रहा है, तो बी प्लस ए भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यही तो होता था कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता था, क्रम विनिमय नियम, कि अगर ये वाला क्रम है तो इसको विनिमय कर दो, मतलब बदल दो। समझ रहे हो? विनिमय क्या होता है कि किसी वस्तु को दूसरी चीज से बदल देना। तो ऐसे विनिमय कर दो किसको, क्रम को। तो अभी a प्लस बी था, मतलब ए आव्यूह बी आव्यूह से जुड़ रहा था, अब बी आव्यूह ए आव्यूह से जुड़ रहा है। जुड़ने के लिए मैंने आपको नियम बताया है कि दोनों कोटियां कैसी होनी चाहिए, तो दोनों के जो ऑर्डर होने चाहिए वो सेम टू सेम होने चाहिए। तो वो तो आप देख ही लेंगे, क्योंकि वो तो योग के नियम हो गए। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा नियम है। तो अगर कभी आपको दो आव्यूह दे दिए जाए, अगर आपसे कहा जाए a प्लस बी इक्वल टू इतना है, तो b प्लस ए बताइए, तो आप आराम से सेम आंसर कर देंगे। बात समझ गए? तो जी हाँ, अगर बात करें हम दूसरे नियम की, तो ये क्या करता है बेटा, ये सहचर्य नियम का भी पालन करता है। किसका? ये योग के सहचर्य नियम का भी पालन, जिसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है। तो बेटा एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो अगर कहता है कि अगर मैं कोई आव्यूह ले लूं, ए आव्यूह, आव्यूह बी और आव्यूह सी, अगर दो तीन में आव्यूह ले लूं, तो अगर कोई आव्यूह ए प्लस बी और प्लस सी है, मतलब कोई दो आव्यूह ऐड करते हैं, उसके बाद दोनों के एडिशन को आप सी आव्यूह में ऐड करते हैं। ठीक है, सी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं, तो ये भी हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी। तो आप क्या करो, आखिरी वाले को दोनों को ऐड कर लो, और फिर उसमें आगे भी ऐड करोगे तो सेम आंसर आएगा। याद करो, मैंने मैट्रिक्स में भी बताया था कि अगर आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट, डॉट अगर आप अदिश गुणन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता था कि आप इनको जोड़ के इसको साथ में जोड़ सकते हो, या इसको जोड़ लो, इसको साथ में। तो सहचर्य नियम क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास तीन कोई आव्यूह हैं, तो आप उनमें ऐसे परफॉर्म करा सकते हो। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? आपके पास आव्यूह ए बी, तो इनको दोनों को जोड़ दो पहले, फिर आव्यूह सी के साथ में उसका एडिशन करा दो। ऐसे बी और सी को जोड़ दो और ए के साथ में भी एडिशन कराओगे, तो सेम टू सेम आंसर आने हैं। क्या करने हैं? सेम टू सेम आंसर आने हैं। समझ गए? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, अब देखो जो अगला लाता है, तो अगर अगले की हम बात करें, तो वो बोला जाता है कि योग के तस्मन नियम का आश्रित। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे कोई एक
अगर हम बात करें तीसरे की, कहता है कि अगर कोई एक क्या है आव्यूह अगर ए है, क्या है कोई आव्यूह अगर ए है, ठीक है, अगर उसमें हम शून्य आव्यूह जोड़ दें, क्या करते हैं शून्य आव्यूह जोड़ दें, तो आप पहले से ही जानते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये भी होता है तस्माक आव्यूह उसको बोलते हैं कि अगर इसमें हमने जीरो जोड़ दिया या जीरो में हम इसको जोड़ दें तब भी ये यही आता है। मतलब जो ए आव्यूह है उसको अगर हम जीरो आव्यूह में जोड़ दें या जीरो आव्यूह में हम ए आव्यूह को जोड़ दें तब क्या आता है, ए आव्यूह आता है। इसे कहते हैं योग के तस्मक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी। समझ गए? जैसे वन, मैंने पिछले उसमें आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि अगर जैसे वन है, वन में अगर आप जीरो ऐड करोगे तब भी वन आएगा, और अगर आप जीरो में से अगर वन ऐड करोगे तब भी वन आएगा। समझ गए? बात करें अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आव्यूह की, तो कुछ नहीं, आप जानते हो इनवर्स आव्यूह क्या होता है। जैसे कोई एक आव्यूह दिया गया ए आव्यूह, अगर इसका मैं पूछूं कि इनवर्स आव्यूह बता दो, इनवर्स मैट्रिक्स बता दो, कैसे बताओगे सर जी? इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा माइनस ए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मतलब इनवर्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? इनवर्स मैट्रिक्स ऋण मैट्रिक्स को ही कहते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो ऋण आव्यूह को ही या निगेटिव मैट्रिक्स को ही इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो नियम आप समझ गए? समझ पाए नियम क्या होता है? बताइए। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई? तो आप क्रम विनिमय और ये याद रखना कि अगर कभी ऐसे और ऐसे आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है वहाँ पे। ठीक, अब देखो, अब आगे समझना, ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें हम आगे की, तो आगे क्या होता है, एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं। जैसे क्या है कि जैसे कोई दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी। समझ गए? तो इनमें क्या है कि अगर मैं किसी भी एक अदिश का गुणा कर दूं, किसका, किसी भी एक में कांस्टेंट का गुणा कर दूं, मैंने कहा कांस्टेंट है के, तो आपने क्या किया, के का गुणा आपने इसमें कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा के ए मैट्रिक्स प्लस के बी मैट्रिक्स। समझ गए? के ए मैट्रिक्स और के बी मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, देखो। तो अब a प्लस बी था, तो आप क्या करो कि आव्यूह ए में भी आप एक के का गुणा कर दो और आव्यूह बी में भी आप के का गुणा कर सकते हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आएगी कि नहीं आई? अच्छा, दूसरा तरीका, तो ये तो पहला तरीका हो गया। ठीक है, कि अगर कोई मैट्रिक्स, देखो दो मैट्रिक्स दिए हो यहाँ पे, ए मैट्रिक्स और प्लस बी मैट्रिक्स, तो आप इनमें अलग अलग गुणा कर सकते हो। याद रखो, ये देखने में जितना छोटा लगता है, अगर पता ना हो तो उतना ही लेंदी हो जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसे लिख के आते हैं, समझ रहे हो, और प्लस ऐसे लिख के आता है, तो इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। समझ गए? अच्छा, अब अगर बात करें हम दूसरी की, किसकी बात करें, अगर हम दूसरे की बात करें कि अगर कभी आपको दो क्या दिए हो, दो एक अचर दिए हो, तो k प्लस एल, ये दोनों क्या हैं, तो k प्लस एल दोनों क्या हैं, तो बोथ आर द कांस्टेंट। मतलब ये आव्यूह नहीं है, मतलब ये मैट्रिक्स नहीं है। k प्लस एल दिया हो, अगर कोई मैट्रिक्स आपको a इसमें मल्टीप्लाई करवा रहा है, कोई a मैट्रिक्स का आपको k प्लस एल कांस्टेंट में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करवा रहा है, गुणा करवा रहा है, किसी दो अदिशों में आपको एक आव्यूह का जब गुणा करा रहा है, तो ये हो जाएगा के ए और प्लस के एल। समझ में आई बात कि नहीं है? के ए प्लस ए एल या एल ए। समझ गए? ए एल या एल ए। तो ये जो आव्यूह होगा ये इस वाले में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, और ये वाला इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों को जोड़ के आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है? तो ये तो हो गया इसके गुणधर्म। समझ गए? तो आज मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ कि मैं सारी आज को आपको प्रॉपर्टीज़ बता दूँ, ठीक है, ताकि अगली बार से जब अगली क्लास हो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। समझ गए? चलो, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आव्यूहों के गुणन की। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यहाँ तक हटा दिया जाए तो जी सर हटा दो। देखो, अब बात समझना आगे की। आगे की बेटा बात क्या है कि अब दो आव्यूहों का गुणन भी करते हो। मैं आपको योग सिखा चुका हूं, मैं आपको अंतर सिखा चुका हूं, मतलब मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और किसी भी अदिश का उसके साथ में गुणा, और मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी आपको सिखा चुका हूं। अब मैं पढ़ा रहा हूं आव्यूहों का गुणन। क्या पढ़ा रहा हूं? आव्यूहों का गुणन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। बताओ, कोई दिक्कत है? मैं आपको पढ़ाऊँ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। देखो, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, मतलब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें क्या हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें क्या हैं। ठीक है,
तो मैंने कहा कि मैंने एक कोई ले लिया, एक कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया, मैंने कहा मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया, ए आई जे इज इक्वल टू एम इंटू एन, मतलब एक कोई हमने मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर क्या है, m इंटू एन है, ठीक है। मैंने कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा दो मैट्रिक्स तो होने बहुत जरूरी हैं, तो मैंने कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लिया b, जो कि है b आई जे इज इक्वल टू एन इंटू पी, समझ गए, n इंटू पी। मतलब एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, मैंने दूसरा मैट्रिक्स b ले लिया जिसका ऑर्डर है n इंटू पी। तो अगर कहता है कि अगर बताओ मैं a मल्टीप्लाई बाई b कर दूं, मतलब a मैट्रिक्स का b मैट्रिक्स में गुणा करा दूं, तो सबसे पहली बात यहां पे आपको ये देखनी है, तो गुणा तो कराओगे। देखो जरा जरा योग में समझना, जब आप प्लस किया करते थे तो मैं क्या कहता था, माइनस करते तो क्या कहता था, प्लस करने में मैं कहता था कि ए मैट्रिक्स के बी मैट्रिक्स के अवयव के साथ परस्पर जोड़ना है। मतलब कैसे करते थे, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी मान लो, ठीक है, बी वाले को हम मान लें सी, मान लेते हैं ई एफ जी और एच, कैसे जोड़ते थे। तो आप क्या, हमने क्या बताया, तो हमने कहा है कि बेटा जोड़ने के लिए क्या करना होता है, आपको इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स के अवयव को परस्पर जोड़ना होता है। परस्पर का मतलब A11 से A11 जोड़ते थे, यही तो करते थे। तो A प्लस ई यही तो करते थे, C प्लस जी, B प्लस एफ और A प्लस एच, यही करते थे कि नहीं करते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अवयव को अवयव के साथ में आप क्या करते थे, सीधे और सीधे जोड़ देते थे। पर बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा गेम उल्टा है, समझ रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे गेम उल्टा है। यहाँ पे मैं क्या कहता था कि जब आप जोड़ोगे तो दोनों के क्या, दोनों के जो ऑर्डर होने चाहिए, दोनों की जो कोटियां होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो आप कहते थे बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये प्रतिबंध नहीं है, यहाँ पे प्रतिबंध ये नहीं है, यहाँ पे कंडीशन नहीं है, याद रखो, यहाँ पे कंडीशन क्या नहीं है कि कोटियां भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं, समझ गए। तो यहां से बेटा क्वेश्चन ये उठता है, जरा देखो तार्किक ढंग से पढ़िए, यहां से क्वेश्चन ये उठता है, अगर सर कोटियां भिन्न भिन्न होती हैं तो जरा ये बताओ, फिर मैंने कहा कि सर जी एक है 3 इंटू 2 का और दूसरा है 2 इंटू 3 का, तो आप बताओ फिर निकलेगा, मतलब जब आंसर आएगा तो कौन सी कोटि का आएगा। समझ रहे हो कि सर जी जैसे एक मैट्रिक्स आपने बोला कि सर जी एक मैट्रिक्स है ये ए बी सी डी ई एफ, इसकी बताओ कोट कितनी है, तो सर जी इसकी कोट ये 2 इंटू 3। एक मैट्रिक्स है 4 7 9 और 6 5 4 और 9 5 2, ये कितना, ये 3 इंटू 3। तो अब यहाँ पे दोनों देख बताओ क्या दोनों की कोटियाँ एक जैसी हैं, सर दोनों की कोटियाँ एक जैसी नहीं है। तो अगर इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो सर जी ये तो बताओ कि आंसर फिर किस कौन सी कोटि का आएगा। तो बेटा क्या करते हैं, इसको और इसको एक जगह हम लिखते हैं, हमने लिखा 2 इंटू 3, ठीक है, एक में, और 3 इंटू 2 एक में, तो 3 इंटू 3 एक में, ठीक है। तो हमेशा देखना है कि ये वाली जो कोटि है वो इस वाली कोटि के बराबर है कि नहीं है। अगर है तब तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, समझ रहे हो। और अगर है तो बस जो जो कोटियाँ बची इन्हीं कोटि का आएगा। किसका आएगा, तो 2 इंटू 3 का जो आंसर आएगा ना उसकी कोटि कितनी होगी, 2 इंटू 3। समझ रहे हो, हमेशा और हमेशा क्या होगा, ये वाला स्तंभ और ये वाली रो हमेशा तुमको बराबर देखे मिलेगी, क्योंकि ये क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे और 2 इंटू 3 बन जाता है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक मतलब मैं आपको जनरल ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप कैसे पहचान जाओगे, ठीक है। तो अब समझ में आया कि अगर कोटियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं तो फिर किस कोटि का आंसर आएगा, तो भैया इस कोटि का आंसर आएगा। आपको क्या होगा कि इसका स्तंभ और इसका रो हमेशा बराबर दिया जाएगा, तो उनको दोनों को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, और जो बचेगा वही ये हो जाएगी रो और ये हो जाएगा कॉलम। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। तो इसकी जगह हटा देते हैं। देखो अभी कैसे करते हैं ये नहीं पता है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चला कि जो आंसर आएगा वो किस कोटि का आएगा। तो कोई किस कोटि का आएगा, तो इसकी जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया m इंटू एन, मैंने क्या लिया n इंटू पी, तो बताओ आंसर किस कोटि का आएगा। देखो मैंने लिखा है आंसर की कोटि क्या आएगी, आंसर की कोटि सर जी आएगी, ये लिखा है m इंटू एन और ये लिखा है n इंटू पी। समझ गए, n और n क्या हो गया, बराबर हो गया। n और n क्या है, देखो ये इसका रो इसका कॉलम इसका रो क्या है, बराबर है। तो आंसर किसका आएगा, आंसर आएगा m इंटू पी की कोटि का आंसर आएगा। बताओ ये चीज़ समझ में आई।
चीज समझ में आई बेटा? तो सबसे पहले तो ये चीज पता चल गई। अब क्या है कि अब हम ये देखेंगे कि हम करेंगे कैसे। अगर गुणन करेंगे तो भैया करेंगे कैसे, तो देखो कैसे करेंगे, उसको भी बताया जाता है। ठीक है, चलो देखो, इसको हटा दें। ये जो दो चीजें समझ में आ गई, फटाफट स्क्रीनशॉट जो हो करना कर सकता है। अब देखो आगे जरा एक एग्जांपल लिया जाता है, फिर उसी में बताया जाता है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल ले लें। चलो देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा एक है सी, मैंने एक ले लिया अब्यू, क्या ले लिया, तो सी ले लिया 1 -1 और 2। ठीक है, 0 3 और 4। मैंने दूसरा अब्यू ले लिया बी, ये क्या है, ये 2 -1 और 5, 7 1 और माइनस का 4। ठीक, अब इसका और तुमको निकालना है क्या है, इसको डी ले लेना, तुमको निकालना है सी डी, मतलब तुमको इनका दोनों का गुणा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इनकी दोनों की कोटि लिख लो। इसकी कोटि कितनी है सर, इसकी कोटि है 2 × 3, इसकी कोटि कितनी, इसकी है 3 × 2। ठीक, अब बताओ आंसर किस कोटि का आएगा, तो सर जी आंसर आएगा ये तो दोनों सेम हो गया, तो 2 × 2 कितने का आएगा, 2 × 2। कौन सी कोटि का आएगा, तो 2 × 2 की कोटि का आएगा। समझ गए? अब देखो चालू करेंगे। तो अब बेटा करते कैसे हैं कि जैसे अब मान लो इसका इसके साथ हमें गुणन करना है, या मान लो इसका हमें इसके साथ करना होता है, तो करोगे क्या है कि इसका ले लो एक कॉलम, क्या इसका कॉलम एक ले लो और उसको बना लो रो। क्या करो, एक कॉलम लो और उसको बनाओ रो। जब उसको कॉलम लेके रो बनाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे कुछ हो जाएगा। देखना यहाँ पे, इसको कुछ नहीं करना है, इसको उठाना है, इसको उठा के उसको बनाओ रो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, परस्पर और अयोग मल्टी बताओ। जब इसको आपने इस कॉलम को रो बनाया तो क्या आएगा सर जी, 2 -1 और 5, यही तो आएगा। अब इसके अवयोग साथ में इसको मल्टीप्लाई कराना और जोड़ते जाना है। तो इस 2 का इस 2 के साथ, समझ रहे हो, इस 11 का इस 11 के साथ में, तो 2 × 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस, सबको मल्टीप्लाई के सबको जोड़ देना है। 2 × 5 तो हो गया 10, एक आ गया। ठीक, अब क्या करना है, अब चूंकि हमें 2 अवयव लेने हैं ना, तो एक अवयव तो आ गया, ये अभी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करो, फिर पीछे वाला उठाओ और उसको फिर से क्या करो, रो बनाओ और फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये वाला आएगा। तो हमने 7 को उठाया तो आ गया, ये पीछे वाला उठाया तो 7 1 और माइनस का 4, यही तो बना। इसको इसके साथ करा दो, तो 7 के साथ 0 कराओगे तो कितना आएगा, 0। इसके साथ कराओगे कितना आएगा, इसको इसके साथ कराओ तो आ जाएगा प्लस का 3, इसको इसके साथ कराओगे तो आ जाएगा माइनस का 16, यही तो आएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब फिर से इसको इसके साथ करा दो और इसको इसके साथ करा दो। कैसे करना है, कॉलम को रो बना के या रो को कॉलम बना के, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम कॉलम को रो बना के करना सिखा रहे हैं। ठीक है, फिर से उसको कराया, इसको फिर से रो बनाया, इसके साथ कराया, इसके साथ नीचे वाले के साथ में। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखना यहाँ पे देखो होता क्या है कि जैसे हमें ऊपर के दोनों एलिमेंट बनाने हैं, जब हमें ऊपर के दोनों एलिमेंट बनाने हैं तो एक बार इसका इसके साथ में कराएंगे और एक बार इसका इसी के साथ में कराएंगे, तभी दोनों ऊपर के एलिमेंट आएंगे। समझ गए? फिर इसका नीचे कराएंगे और इसका भी नीचे कराएंगे तो दोनों नीचे के एलिमेंट आएंगे। समझ गए? तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका इसी के साथ में करवाना है, तो आ जाएगा 7 -1 और माइनस का 8। ठीक, अब इसको उठाओ और इसके साथ में करा दो, तो इसका कराना है तो आ जाएगा 0 माइनस का 3 और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 20। फिर इसमें आ जाओ, इसका कराओ तो आ जाएगा 0 प्लस का 3 माइनस का 16। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो गया, 2 1 3 और 10 13। ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हो गया 9 माइनस का 2। ठीक, ये कितना हो जाएगा ये 17। ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 13। बताओ यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। तो ये देखो इसका आ गया, तो सी डी क्या आ गया है, सी डी देखो गुणनखंड गुणा आ गया। समझ रहे हो? तो अब बेटा यहाँ पे तुमको देखना ही है, एक दो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सीख लो कि जब आप इसका गुणा इसमें करते, अगर मान लो ये वाला पीछे होता ये वाला आगे होता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला पीछे होता ये वाला आगे होता, तब आप क्या करते, लेकिन फिर उसमें आपकी कोटि बदल जाती। कैसे बदलती
ये वाला आगे होता, ये होता पीछे, तो 2 और 2 मैच करता। कितना मैच करता? 2 2 मैच कर जाता। समझ रहे हो? तो आपकी कोट ये आती 3x3। क्या आती? 3x3। तो यहां पर 2x2 ना आती। समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात तो कोट निकालनी है। अब क्या करना है, जैसे ये कॉलम दिया गया तो कॉलम को बना लो रो। क्या बना लो? कॉलम को बना दो रो, और रो को उठा के इसमें मल्टीप्लाई करा दो। तो एक एलिमेंट ऊपर का आ गया, इसको करा दो, इसके साथ करा दो, दूसरा एलिमेंट आ गया। अब अगर बेटा हमें 3 एलिमेंट निकालने होते तो यहाँ पे तीसरा लिखा होता, फिर उसको उठाते, फिर इसे साथ में करा दे, तो ऐसे बस एलिमेंट आते चले जाएंगे। बात समझ में आई है कि नहीं है? बताओ, बताइए, बात समझ में आ गई? देखो, गुणा करने में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले कोटि निकाल लेनी है, कोटि क्या आएगी, उसके बाद में आगे कोई भी प्रक्रिया आपको करनी है। आराम से देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। एक क्वेश्चन और जरा लेके आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है? इसको हटाते हैं, समझना, फिर से देखना, ताकि गुणन आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। देखो, अगला जो क्वेश्चन आया है, कहता है कि एग्जाम्पल ही आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है। तो ये कहता है 6 2 9 और 3, ठीक है। बी नंबर कहता है 2 6 0 7 9 8। अब आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है? आपको ए बी निकालना है, ठीक है? ए इंटू बी निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इनकी कोटियां लिखो। इसकी कोट कितनी है? सर जी इसकी कोट ये 2 × 2। इसकी कितनी है? इसको 2 × 3। समझ गए? अब देखो, अब क्या करेंगे, तो आंसर की सबसे पहले कोट निकालो। तो ये देखो 2 2 कॉमन हो गया, मतलब आंसर की कोट कितनी होगी? 2 × 3 होगी। आंसर की कोट कितनी आएगी? आंसर की कोट आएगी 2 × 3, ठीक। मतलब आपको 2 रो बनानी और 3 कॉलम बनाना। देखना कैसे आएगा। ए इंटू बी, ध्यान रखो, बी इंटू ए नहीं होता। यहां पे सहचर्य नियम, यहां पे कोई नियम लगता नहीं है। समझ गए? गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बदल दो, मान लो आपने इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, तो देखो गुणा नहीं होगा, क्योंकि यहां 2 और 2 मिलेंगे नहीं। समझ रहे हो? मतलब गुणा होने के लिए इसका और इसका, मतलब इस वाले आव्यूह का कॉलम और इस वाले आव्यूह का रोज बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो याद रखना गुणा नहीं होगा, गुणा न करना, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है? अब हमने कहा कि वही चालू करो। आपने लिखा a इंटू बी इज इक्वल टू, आपने रखा है इसे। क्या करना है देखो, अब देखो जब ऊपर के हम ओयो लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको उठाओ, इस वाले को उठाओ, बनाओ रो। तो जैसे ये ऐसे कॉलम अभी है, इसको रो बनाने के लिए इसे तो सीधा करोगे, 2 × 7 करोगे। तो अब मैं लिखूंगा नहीं, इसको बनाओ रो और इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ। तो 2 × 6 12 प्लस 9 × 7, पहला आ गया। अब आप दूसरा उठाओ, फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ। हमें ऊपर के ओयो अभी लाने हैं, तो 6 6 जा 36 और 9 9 जा 81, 2 ओयो आ गए। क्योंकि हमें कितने कॉलम बनाने हैं? 3, मतलब 3 ओयो आने चाहिए। तो इसको उठाओ और फिर इसके साथ करा दो। मतलब वो ऐसा सेट ही होता है कि आपके उतने ही ओयो आएंगे। आपने क्या किया, तो आ गया 0 और प्लस का 72 आ गया। अच्छा, फिर अब नीचे वाले, तो इसको उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 4 प्लस 21, 12 प्लस 27 और 0 प्लस 24। तो अगर बात करें बेटा हम आंसर की, तो कितना आ जाएगा बताओ? तो 5 और 75, ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 72, ये कितना हो जाएगा? 25, ये हो जाएगा 93 और ये हो जाएगा 24। बताइए यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए इंटू बी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मतलब आपको समझना सिर्फ इतना है कि करना कैसे है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले कोट निकालो, और अगर इसका रो और इसका कॉलम अगर बराबर, इसका कॉलम और अगर इसका रो बराबर ना हो तो समझ जाना गुणन नहीं होगा। समझ जाना गुणन नहीं होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, आगे चला जाए। चलो हटा दें, इसको हटा दें बेटा। चलो, तो हमें ऐसा लगता है कि आपको गुणन भी समझ में आ गया और अब लगभग बेस खत्म हो गया है, और अब लगभग हम चलेंगे अपने क्वेश्चन में। चलो,
चलो देखो बेटा सीधे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आज की जो एक्सरसाइज है, जो अपनी अगली एक्सरसाइज है वो है 3.2। क्या है 3.2। तो अब अगर बात करें हम पहले नंबर क्वेश्चन की, किसकी, पहले नंबर क्वेश्चन की, 2 4 3 2, ठीक है, बी और सी तीन दिए गए हैं। तो इसमें देखो हमें ए दिया गया है, मैट्रिक्स ए दिया गया है। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 4 और 2, ठीक है। बी मैट्रिक्स दिया गया है कौन, 1 -2 3 और 5, ठीक है। हमें सी मैट्रिक्स दिया गया है -2 5 3 और 4, इतने दिए गए हैं, ठीक है। अब हमसे कहता है बेटा a प्लस बी बताओ, तो a प्लस बी आप निकालेंगे, a माइनस बी कैसे निकालोगे सर? a माइनस बी निकालने के लिए दो तरीके हैं, a करो और b का ऋण आप भी निकालो, दोनों को जोड़ दो, समझ रहे हो। देखो दूसरा नंबर हमें करके दिखाता हूँ। बात करेंगे बेटा a माइनस बी की, a माइनस बी को करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, या तो मैट्रिक्स ए लिखो, मैट्रिक्स ए क्या है 2 3 4 2, 2 3 4 और 2, ठीक है। ये करो माइनस, क्या कर दो 1 3 -2 और 5। या तो आप ऐसे कर दो कि इसको उठा के इसके साथ में, क्रम के साथ में क्या करते जाओ, माइनस करते जाओ। तो मैंने किया, बताओ 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - 2, तो 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, तो आ गया 5 और 2 - 5 तो आ गया माइनस का 3। ये आ गया a माइनस 3। अगर आपको करना हो तो क्या करो, आपका b का निकाल लो ऋण आव्यूह, b का निकाल लो ऋण आव्यूह। बेटा b का ऋण आव्यूह क्या आएगा, तो b का जब माइनस b निकालना है तो आप जानते हो अगर इसका हमें माइनस b निकालना है उसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो अगर बात करें तो हो जाएगा -1 -3 प्लस का 2 और माइनस का 5, यही तो आएगा। अब जब वो आ गया है उसको उठा के a के साथ में जोड़ दो, तो क्या कर दो a प्लस माइनस बी का ऋण आव्यूह। तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो बताओ एक को इसके साथ में जोड़ो, तो 2 में 1 गया तो बचेगा 1, फिर से बचेगा 1, फिर बचेगा आपका 3 और 2 5 और माइनस का 3। देखो आ रहा है भाई, समझ गए। तो मैंने घटाने ऋण करने के लिए, अंतर करने के लिए आपको पहले भी बताया था कि या तो आप घटा लो और या तो आप जो पीछे लिखा उसका ऋण आव्यूह निकाल दो और दोनों को उठाकर जोड़ो। देखो मैंने वही तो किया, उसका ऋण आव्यूह निकाला है उसके साथ में जोड़ दिया है। तो बात समझ गए। तो फिलहाल मुझे लगता है आज मैंने बेस खत्म कर दिया है। मैंने एक क्वेश्चन भी आपको कराई, ये क्वेश्चन आप मुझे ऐसा लगता है कर लेंगे, नहीं कर लेंगे मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। तो चलिए जय हिंद, नमस्कार।